नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी की जो पुरानी परीक्षाएं हैं उनमें दैनिक विज्ञान या एवरीडे साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपकी आने वाले एग्जाम जैसे एलडीसी हो गया या फिर सीईटी, इन सभी एग्जामों के लिए जिनमें कि एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में रिक्त स्थान का संचय हो जाता है। तो पीलिया रोग होता है ना, उसमें रक्त में किसका संचय हो जाता है? वह है बिलीरुबिन। क्या है? बिलीरुबिन एक वर्णक है, उसका संचय हो जाता है पीलिया रोग में मनुष्य के रक्त में। ठीक है, तो किसका संचय हो जाता है? बिलीरुबिन वर्णक का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, तो सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? तो सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अपन को इतना तो याद होना चाहिए कि सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी और सार्वत्रिक दाता होता है ओ। ठीक है, ये दो चीजें तो याद होनी चाहिए कि सार्वत्रिक दाता होता है कौन? ओ होता है, और सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी ब्लड ग्रुप। अगर अपन से प्लस माइनस का भी पूछ लेना तो क्या याद रखना है? सार्वत्रिक दाता तो कौन होता है? ए बी। सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी पॉजिटिव और सार्वत्रिक दाता होता है ओ नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस में भी ये याद रखना है। तो सार्वत्रिक जो अपने ग्राही हो गया ए बी पॉजिटिव और सार्वत्रिक दाता हो गया ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। आगे हम देखते हैं, सिंकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो सिंकोना एक पादप है, उससे क्या मलेरिया की दवा बनती है। तो जो दवा बनती है उसका नाम क्या है? कुनेन। ठीक है, तो मलेरिया की दवा क्या है? कुनेन है, जो कि किससे प्राप्त होती है? सिंकोना पादप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बेकिंग उद्योग में कौन से कवक तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेकिंग यानी जो ब्रेड वगैरह बनाने वाला जो उद्योग होता है उनमें कौन से कवक का उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है यीस्ट। यीस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है किसमें? बेकिंग उद्योग में। और अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि अल्कोहल बनाने में कौन से कवक का उपयोग किया जाता है, वो भी क्या है? यीस्ट। अल्कोहल तथा बेकिंग उद्योग में कौन सा कवक काम में आता है? वो है यीस्ट। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि लिथियम तथा मैग्नीशियम के बीच क्या समानता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम है, ये दोनों है ना बहुत अधिक समानता दिखाते हैं। ठीक है, तो ये समानता दिखाने की वजह क्या है? ठीक है, तो समानता दिखाने की वजह क्या है कि इनका क्या है? आयनिक विभव समान होता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है कि इनका आयनिक विभव क्या होता है? समान होता है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता के दिखाने का जो कारण क्या है कि इनका आयनिक विभव क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पुन्नेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। तो पुन्नेट स्क्वायर है, उससे हम किसका अध्ययन करते हैं? उससे अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी का। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं पुन्नेट वर्ग या पुन्नेट स्क्वायर से करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाइयां अपच यानी इंडाइजेशन के निदान में काम में आती है। तो कौन सी दवाइयां है जो कि अपच के निदान में काम में आती है? वो है एंटासिड। क्या है? एंटासिड। ठीक, एंटासिड दवाइयां होती है ना, वो किसके निदान में या किसके ट्रीटमेंट में काम में आती है? वो है इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन के काम ट्रीटमेंट में काम में कौन सी दवाइयां आती है? वो है एंटासिड। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो कि जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? वो है फुलरिन। तो कार्बन का अपर रूप है फुलरिन, जो कि जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से क्या होती है। तो जो ब्लड होता है ना, उसमें कौन ज्यादा होती है? ब्लड में होती है आरबीसी ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, तो अपन को ये चीज याद रखना है। तो इसमें बोला है डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो कम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो तालाब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? वह है फाइटोप्लैंक्टन। किससे? फाइटोप्लैंक्टन से चालू होती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है
अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन। तो क्या बोला गया है कि अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाला, ठीक है, तो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाला जो कोडन कौन सा है वो है UAA। तीन होते हैं, ठीक है, UAA, दूसरा होता है UAG और तीसरा है UGA। ये तीन होते हैं, ठीक। इनको क्या कहा जाता है? स्टॉप कोडन कहा जाता है, स्टॉप कोडन कहा जाता है। तो जो स्टॉप कोडन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA। ये तीन क्या होते हैं? स्टॉप कोडन होते हैं। ये ट्रांसलेशन को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो ये यही है कि स्टॉप कोडन कौन सा है? UAA। नेक्स्ट है अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर अपन ने देखा था कौन सा होता है? O। इसमें प्लस माइनस कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर प्लस माइनस दिया हुआ होता तो क्या होता है? O नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? तो हैबर रिएक्शन है, उसमें तापमान कितना होना चाहिए और कैटेलिस्ट कौन सा चाहिए? तो तापमान तो चाहिए हैबर रिएक्शन के लिए 425 डिग्री सेल्सियस, और जो कैटेलिस्ट चाहिए वो कौन सा चाहिए? आयरन, ठीक है। तो हैबर रिएक्शन के लिए जो तापमान चाहिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कैटेलिस्ट कौन सा चाहिए? वो चाहिए आयरन चाहिए होता है। आगे हम देखते हैं RH कारक एक प्रतिजन है जो कि रिक्त स्थान की सतह पर स्थित होता है। तो RH जो क्या है? एक एंटीजन है। एंटीजन कहाँ पे पाए जाते हैं? RBC होता है ना, RBC उसकी सतह पर पाया जाता है एंटीजन, या एंटीजन। और इससे आकर के क्या जुड़ जाती है? ये जुड़ जाती है एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन कहाँ पे पाए जाते हैं? RBC की सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमेटिड आर्थराइटिस एक प्रकार का कैसा रोग है? तो रूमेटिड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून रोग है। ऑटो इम्यून रोग ऐसे होते हैं मतलब कि हमारे अगर शरीर की जो एंटीबॉडी है, तो शरीर की एंटीबॉडी सामान्यतः तो किसके खिलाफ काम करती है? जो शरीर में बाहर से कोई रोगाणु आता है ना, तो उसके खिलाफ काम करती है एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये एंटीबॉडी है ना, इसके फंक्शन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे कि ये शरीर की जो सेल होती है ना, शरीर की खुद की सेल को किल करने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो रूमेटिड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर होता है। तो डीएनए और आरएनए के जो शुगर है उसमें क्या अंतर होता है? तो डीएनए में क्या होता है? जो डीएनए में का जो शुगर का जो सेकंड कार्बन होता है ना, शुगर का जो सेकंड कार्बन होता है, सेकंड कार्बन पर क्या है? एक ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो डीएनए और आरएनए में किसका फर्क है? एक ऑक्सीजन का, ठीक है। तो आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है और डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है। तो इसका नाम ही क्या है? डीएनए। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन चला गया है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? तो फास्फोरस चक्र की कड़ी कौन सा पक्षी है? वह है गुआनो। गुआनो पक्षी क्या है? फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है निस्तापन या कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं? कार्बोनेट के जो अयस्क है उसको क्या है? धातु ऑक्साइड में बदलना होता है, जिसके लिए कि वायु की सीमित उपस्थिति में उसे गर्म किया जाता है। यही क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन। अगला प्रश्न है कि दालचीनी पादप के किस भाग से मिलती है? तो दालचीनी मिलती है छाल से। किससे मिलती है? छाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चारकोल होता है, उसका उपयोग क्या किया जाता है? शुद्ध पदार्थ है से उससे रंग निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किस तरह किस क्या कार्य करता है? तो चारकोल क्या काम करता है? अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दस्त या डायरिया है। डायरिया के लिए उत्तरदायी जो कौन सा जीवाणु होता है वो है ई कोलाई। तो ई कोलाई क्या करता है? डायरिया करता है। और ई कोलाई कैसा है? ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है? तो वो होता है ग्राम नेगेटिव। तो ई कोलाई होता है, क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है?
अगर है ना ग्राम डाई है उससे है ना क्या स्टैन हो जाए, अभिरंजित हो जाए बैक्टीरिया, तो क्या होता है ग्राम पॉजिटिव। और अगर उससे अभिरंजित नहीं हो तो क्या होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम डाई मतलब क्रिस्टल वॉलेट से अगर अभिरंजित हो जाए तो ग्राम पॉजिटिव, और नहीं हो तो ग्राम नेगेटिव। तो ई कोलाई कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का उत्पादन लोगों में रिक्त स्थान की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। तो किसकी कमी है उसको पूरा करने के लिए गोल्डन राइस का उत्पादन किया जाता है। गोल्डन राइस का उत्पादन किया जाता है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। गोल्डन राइस क्या होता है, एक ऐसा चावल होता है जिसमें कि क्या है, बाहर से जीन को डाल करके क्या कर दिया गया है, इसमें विटामिन ए से भरपूर बना दिया गया है। ठीक है, तो विटामिन ए रिच राइस क्या होता है, गोल्डन राइस होता है। अगला प्रश्न है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहलाते हैं। ठीक है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े क्या कहलाते हैं, अलील कहलाते हैं। जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये क्या हो गए, अलील हो गए। ठीक है, तो इनके लक्षण विपरीत है, ये लंबा ये बोना। ठीक है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े, तो इस जीन के दो जोड़े ये आपस में क्या कहलाते हैं, अलील कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माही कंचन और माही धवल किसकी किस्म है, तो ये दोनों है मक्का की किस्म। माही कंचन और माही धवल है मक्का की किस्म है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है। ठीक है, तो पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट कौन सा है, विक्रम एस। विक्रम एस क्या है, पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है भारत का। आगे हम देखते हैं एक रिएक्शन है BaCl2 Na2SO4 से, ये दोनों क्रिया करके आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, BaSO4 और 2NaCl। तो इसमें क्या हो गया, Ba तो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और Na यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, देखो BaSO4 बन गया, Ba यहाँ आ गया तो BaSO4 बन गया, और Na यहाँ आ गया तो Na2SO4 बन गया। तो मतलब दो आयनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, अपनी जगह से विस्थापित हो रहा है दो आयन। तो ये अभिक्रिया होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो माना जाता है विक्रम साराभाई को। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो भू स्थिर उपग्रह है ना कहाँ पे घूमता है, स्थिर ऊंचाई है, स्थिर ऊंचाई पे घूमता है भू स्थिर उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है कि फैटी लीवर। ठीक है, फैटी लीवर इज प्रेजेंट इन, तो फैटी लीवर होता है वो कौन से रोग में पाया जाता है, वो पाया जाता है क्वाशियोरकर रोग में। कौन से, क्वाशियोरकर रोग में, जो कि क्वाशियोरकर रोग होता है उसमें क्या पाया जाता है, फैटी लीवर।